गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। ये पहला हमारा वेबिनार है जहाँ पे हम कैंसर पेशेंट्स और जो केयर गिवर्स हैं उनकी नीड्स को देखते हुए हमने ये वेबिनार होस्ट किया है। वी अंडरस्टैंड, हमें पता है कि कई बार कैंसर पेशेंट्स की केयर करते वक्त जो उनके केयर गिवर होते हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल समय आ जाता है, जहाँ पे वो खुद अपनी नीड्स को सैक्रिफाइस करके और अपने आप को ओवरवेल्म फील करके दे डू इट। सो आज के सेशन में हम अगले 20-25 मिनट तक हम बात करेंगे, जहाँ पे हम बात करेंगे कि केयर गिवर्स को अपने खुद के नीड्स के लिए क्या क्या करना चाहिए और साइकोलॉजिकल डिमांड्स क्या होती हैं केयर गिवर की, वो और उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपनी पहली स्पीकर डॉक्टर ब्यूटी सिन्हा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आए और हमें इस टॉपिक पे थोड़ा सा इनलाइटन करें। श्योर, थैंक यू आफरीन। एंड हमने देखा है जितने भी हमारे साथ पेशेंट्स अभी हैं प्लेटफॉर्म पे, हमने देखा है कि uh, जो जो कैंसर केयर की टीम है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पर्सन है वो है केयर गिवर। वो केयर गिवर का इम्पोर्टेंस इतना ज्यादा है और उनको भी पता है ये कि हाउ इम्पोर्टेंट है। उस केयर डिपेंडेंसी में या उनको पता होने से या जो भी मतलब उनका जो रोल है वो जानते हैं और इसके वजह से वो अपने हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, अपने मेंटल वेलबींग को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। वो एक चैलेंज है। एंड बहुत सारी और भी चैलेंजेस हैं जो हम इन एंड डे आउट सुनते हैं। एंड ये वेबिनार के थ्रू जो भी छोटी मोटी चीजें हम डिस्कस करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे हमारे केयर गिवर्स के लिए। सो स्टार्टिंग विथ कि केयर गिवर का मतलब क्या होता है, नॉट जस्ट वर्ड का मतलब बट एक केयर गिवर होने का मतलब क्या होता है। सो एक केयर गिवर होने का मतलब होता है कि सडनली आपका रोल चेंज हो गया। चेंज मतलब इट्स नॉट वन रोल टू वन रोल, आपके पास मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई। आपके जो डेली टास्क हैं, आपका ऑफिस है, आपका खुद का बॉडी है, आपके खुद के बच्चे हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, जो भी उसके साथ में आप एक डॉक्टर प्लस नर्स प्लस हॉस्पिटल प्लस कम्युनिकेटर प्लस कनेक्टर, आप ये सब रोल एडिशनली आ गए। तो ये बहुत ही एक्साइटिंग एट द सेम टाइम बहुत कंफ्यूजिंग टाइम हो सकता है कि अब मैं क्या करूं एंड कैसे करूं एंड हाउ डू आई मेक श्योर कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए या मैं जिसकी केयर कर रही हूँ उसको मैं हर्ट ना कर दूं नोइंगली अननोइंगली। इन सब चीजों के चक्कर में बहुत सारी उनकी जो खुद की प्रायोरिटीज होती है वो बैक सीट ले लेती है। तो ये तो एक चैलेंज की बात की मैंने। देर आर अदर चैलेंजेस ऑल्सो, लाइक उनको पता नहीं है कि करना क्या है, कहाँ से इंफॉर्मेशन लानी है, कौन सही गाइडेंस देगा, कैसे मैं ये सबको बैलेंस करते हुए कैसे मैं अपना भी हेल्थ ध्यान में रखूं। हो सकता है कई बार केयर गिवर्स की खुद की हेल्थ नीड्स हो, जैसे कोई डायबिटिक हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है। इन दिस वर्ल्ड वी नो कि सबको कोई ना प्रॉब्लम्स है। तो वो खुद का हेल्थ ध्यान में रखते हुए अपने कैंसर पे ध्यान रखें, अपने फैमिली की जो नॉर्मल ड्यूटीज हैं स्पेशली फॉर विमेन, जो विमेन के रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं दैट इज नॉट गोइंग अवे। वो केयर गिवर बन के भी उनको अपना काम तो करने ही पड़ेंगे। दे हैव टू कुक, दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर किड्स, उनको बच्चे को पढ़ाना भी है, स्कूल भी भेजना है, वर्क भी करवाना है, वो सब एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो दीज आर द चैलेंजेस जो कोई बात नहीं करता है इस बारे में टॉक्स। केयर गिवर्स को भी नहीं पता है कि उनको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। सो छोटे मोटे चेंजेस करके हाउ दे कैन इम्प्रूव देयर लाइफ एंड नॉट जस्ट देयर लाइफ, अपने पेशेंट की, अपने फैमिली की, अपने करियर को ध्यान में रखते हुए। हो सकता है कोई अपने एजुकेशन के स्टेज में हो लाइफ में, या करियर जस्ट स्टार्ट ही किया हो उन्होंने, कोई भी स्टेज पे हो सकता है। तो इन सब चीजों को बैलेंस करते हुए कैसे वो छोटी मोटी चेंजेस करके अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज, हमने बात की कि उनको नहीं पता है कि इंफॉर्मेशन कहाँ से मिले। वो सबसे बड़ा चैलेंज है कि कैसे करना है। अब नाउ एग्जाम्पल कि मैं, मेरे ऊपर कोई सडनली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कैंसर पेशेंट की, तो आई एम अ वर्किंग वुमन, मुझे ऑफिस देखना है, मुझे घर का काम करना है, घर का खाना बनाना है, मेरा खुद का हेल्थ है, मेरी फैमिली का काम है। सो दीज आर ऑलरेडी 4-5 रोल में मैं हूँ, एक एडिशनल रोल आ गया। तो अब मैं इस सबको बैलेंस कैसे करूं और प्रायोरिटाइज कैसे करूं, किसको क्या कितनी प्रायोरिटी दूं, कौन से काम पहले करूं, कौन से काम करने से कुछ गलत हो सकता है या
क्या सही है मेरे लिए। तो ये सब के लिए सबसे पहले तो आप ये करो कि एजुकेट योरसेल्फ। जितना ज्यादा आप अपने जो भी कैंसर है, लंग का कैंसर हो, थ्रोट का कैंसर हो, ब्रेस्ट का कैंसर हो, जिसकी भी आप केयर कर रहे हो, उस बीमारी के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो आप पहले। और वो हमारा ऑलरेडी वेल्दी एप्लीकेशन के ऊपर है। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी अवेलेबल। आप वहां पे जाके पढ़ोगे तो बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। जो क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं है वहां पे, आप हेल्थ कोच को पूछ सकते हो। हेल्थ कोच आपको हेल्प करेंगे वो इन्फॉर्मेशन गैदर करने में। आप डॉक्टर्स जो उनकी केयर कर रहे हैं उनसे पूछो। अपनी एक लिस्ट बनाओ क्वेश्चंस की, कि मुझे क्या क्या क्वेश्चंस हैं अभी भी। लिस्ट बनाओ एंड मेक श्योर यू नो कि आप किस डेट को आप डॉक्टर के पास जाने वाले हो, उनको लेके, पेशेंट को लेके, और वो क्वेश्चंस का आंसर डेफिनेटली डेफिनेटली पूछो। मेक श्योर दैट यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन कि क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, उसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, कितना लॉन्ग है ये ट्रीटमेंट, कैसे पता चलेगा कि ट्रीटमेंट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किस क्या सिम्टम्स मुझे नोट करते रहना है। और ये सब चीजें आप नोट करके रख सकते हो वेल्दी एप्लीकेशन में। क्या सिम्टम्स है, क्या किस दिन कितना सिवियर सिम्टम है, ये सब आप रिकॉर्ड करके रख सकते हो एप्लीकेशन में, विच विल बी वेरी हेल्पफुल। आपके लिए तो हेल्पफुल होगा ही कि जब डॉक्टर को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो डॉक्टर को भी क्लियर समझ में आएगा कि जो वो ट्रीटमेंट अभी दे रहे हैं पेशेंट को वो कितना सक्सेसफुल है, कितना चेंज करने की जरूरत है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो जनरली लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, इसको इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, बट इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज, आप थोड़ा सा लाइफ में ऑर्गेनाइजेशन लाना पड़ेगा आपको। व्हेन आई से ऑर्गेनाइजेशन, उसका मतलब ये है कि आपको मे बी लिस्ट या चार्ट्स या नोट्स के बहुत ज्यादा यूज करनी पड़ेंगी। कि आपको अगर कुछ, सपोज यू हैव टू बाय ग्रोसरी, हम लोग जनरली लिस्ट बनाते हैं ग्रोसरीज की, क्या क्या लाना है, सो दैट छूट ना जाए कुछ। वैसे ही आपको डेली टास्क की भी लिस्ट बनानी चाहिए। नॉट ओनली बिकॉज सारा काम होना चाहिए, बट ऑल्सो बिकॉज आप जब सब एक जगह लिख दोगे तो आपको समझ में आएगा कि आउट ऑफ 10 टास्क मुझे ये दो तो करना ही करना है, क्योंकि ये दोनों करने से मेरे पेशेंट को इम्पैक्ट होगा, या ये दोनों नहीं करने से मेरे पेशेंट को इम्पैक्ट होगा। या मैं 10 चीजें ला रही हूँ, अब ये 10 चीजों में से 10 चीजों में से कौन से ज्यादा दो क्रिटिकल चीजें जो आनी चाहिए, लाइक इफ आई एम बाइंग ग्रोसरी ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल, उसमें से क्या प्रायोरिटी है, क्या प्रायोरिटी नहीं है, क्या कल भी किया तो चल जाएगा, क्या आज ही होना चाहिए, ये सब आपको पिक्चर मिलेगा। एंड दैट वे, सपोज आप फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे वर्किंग हो, तो देन यू हैव 2 डेज। वो 2 दिन में आप मैक्सिमम काम करके रख सकते हो, सो दैट रेस्ट ऑफ द वीक इज देन इजी ऑन यू। ओके। थर्ड इज, आप अपने डॉक्टर को हर चीज की इंफॉर्मेशन दो, जो भी आप पेशेंट में ऑब्जर्व कर रहे हो। नथिंग इज ओके। थोड़ा बहुत खांसी हो रहा है या थोड़ा बहुत वीकनेस हो रहा है, डोंट, आप डिसाइड मत करो कि क्या इन्फॉर्मेशन डॉक्टर के पास जानी चाहिए और क्या इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। एंड देयर अगेन, आप एप्लीकेशन में रिकॉर्ड कर दोगे तो आप भूलोगे नहीं। तो वो एप्लीकेशन में रिकॉर्ड करके रख दो, सो दैट आप भूलो भी नहीं और डॉक्टर को भी पता चल जाए कि अच्छा ये सिम्टम ऊपर नीचे हो रहा है, या पेशेंट को वीक में 2 दिन खांसी आती है बाकी दिन नहीं आती है, वॉट एवर। सो वो एक, अगेन, मेक श्योर दैट यू इन्फॉर्म द डॉक्टर। आप डिसाइड मत करो कि क्या बताना है डॉक्टर को, क्या नहीं बताना है डॉक्टर को। आप मेंटली ये एक्सेप्ट कर लो कि आपके पेशेंट जो भी हैं, आपके फैमिली मेंबर, उनके कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन बुरे होंगे। बुरे दिनों में वो चिड़चिड़े होंगे, वो गुस्सा करेंगे, वो नॉर्मल रूटीन आपका अपना फॉलो नहीं करेंगे, हो सकता है खाना ना खाएं, हो सकता है जो आप बना रहे हो वो ना खाना चाहें, कुछ और डिमांड करें। सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि बुरे दिन आएंगे, कुछ अच्छे दिन रहेंगे, कुछ बुरे दिन रहेंगे। बुरे दिनों के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। ट्राई टू डू एज मच एज यू कैन। इट इज नॉट पॉसिबल टू डू एवरीथिंग। हम सब ह्यूमंस हैं, आप भी इंसान ही हो, तो नॉट नेसेसरी कि आप सब कुछ कर पाओगे, बट ट्राई एज मच, एटलीस्ट मेंटली बी रेडी, सो दैट जब वो मोमेंट आएगा बुरे डेज का, या वो बुरा मोमेंट आएगा, एटलीस्ट इट विल नॉट हर्ट यू। और जब आप रेडी रहोगे मेंटली तो आपका रिएक्शन बेटर होगा उस सिचुएशन के लिए। देन ऑल्सो फैमिली में भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो कि मैं ही सारा काम करती हूँ, मैं ही इनकी केयर करती हूँ, बाकी इतने लोग हैं फैमिली में, नोबडी हेल्प्स मी, कोई मेरी हेल्प नहीं करता, कोई घर का टास्क एटलीस्ट कर दे तो मैं ज्यादा इजीली अपना काम कर पाऊँ। सी, आप ये ध्यान में रखो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो पर्सन,
एंड यू एंड मे बी योर किड या जो भी है, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? आपके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि बैलेंस आउट होना चाहिए काम। आई मीन आप फैमिली पॉलिटिक्स में मत एंटर करो, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट में मत एंटर करो। दिस विल ओनली क्रिएट टेंशन बिटवीन यू एंड दैट पेशेंट, क्योंकि पेशेंट को ऐसा फील होगा कि मेरी वजह से आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, मेरी वजह से आपको तकलीफ हो रही है, एंड दे मे स्टॉप टेलिंग यू देयर प्रॉब्लम्स। तो वो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ऑल्सो आपका रिलेशनशिप विद दैट पर्सन या विद अदर पीपल इन द फैमिली मेक इट हैपन। आपको अगर किसी से हेल्प मांगनी है तो आप डायरेक्टली मांगो। डोंट गेट इनटू कोल्ड वॉर टाइप ऑफ सिचुएशन की बात नहीं कर रहे हैं या गुस्सा हो रहे हैं या चीजें फेंक रहे हैं। डोंट डू दैट। डायरेक्टली पेशेंटली बात करो। इफ यू नीड हेल्प, देयर ऑल्सो आर हेल्थ कोचेस कैन हेल्प यू, बट डोंट क्रिएट मोर टेंशन वेयर ऑलरेडी टेंशन है घर में, उसमें आप और टेंशन मत क्रिएट करो। आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रायोरिटाइज करो। घर में दो चीजें, अगर दो लोग झगड़े कर रहे हैं, दो फैमिली मेंबर्स झगड़े कर रहे हैं, तो सॉल्विंग दैट इज योर प्रायोरिटी और टेकिंग केयर ऑफ योर पेशेंट इज प्रायोरिटी। सो मे बी दैट काइंड ऑफ सिचुएशन कम्स। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रायोरिटी क्या है। ऑल्सो अपने लिए टाइम निकालो एवरी डे। डू एनीथिंग, आपको जो पसंद है, आपको वॉक करना पसंद है, आपको गाना सुनना पसंद है, जो भी पसंद है, आपको कुकिंग पसंद है, आपको किसी से बात करना पसंद है, आपको डांस, एनीथिंग, डू इट। आप अपने लिए 5 मिनट्स 10 मिनट्स रूटीन में आपके कैलेंडर में डालो दैट ये टाइम मेरा है। हो सकता है आप कभी वो टाइम अपने लिए नहीं निकाल पाए, कभी निकाल पाए, बट एटलीस्ट ट्राई टू डू इट। सेकेंडली, अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दो। जितना केयर आप अपने लव्ड वन के लिए कर रहे हो, कि उनके लिए खाना ला रहे हो अच्छा, या सैलेड बना रहे हो, या अच्छी हेल्दी चीजें, हेल्दी आइटम्स खिला रहे हो उनको, डू दैट फॉर यू ऑल्सो। उसमें क्या होगा, अगर आप कंपनी दोगे उनको, दोनों बैठ के सैलेड खाओगे, तो आई थिंक इवन बेटर, उनका एक्सेप्टेंस भी ज्यादा अच्छा होगा। दोनों साथ में वॉक करने जाओगे, नथिंग लाइक इट। तो आप अपना भी हेल्थ को प्रायोरिटी दे पाओगे और आप उनको साथ भी दे पाओगे इस चीज में। एक जर्नल रखो एवरी डे। आई थिंक श्रुति बात करेंगे, डॉक्टर श्रुति इस बारे में बात करेंगे कि उस जर्नल, मेंटल जर्नल जो बोलते हैं या इमोशनल थॉट जर्नल जो बोलते हैं, उसके बारे में वो बात करेंगे। तो मैं इस पे ज्यादा ध्यान नहीं करूँ, ज्यादा फोकस नहीं डालूंगी, बट डू मेक श्योर कि आप ये जर्नल के बारे में जो श्रुति बताएंगे वो ध्यान से सुनो और फॉलो करो। अपने लिमिटेशंस पता होने चाहिए और अपने लिमिटेशंस दूसरों को भी बता के रखो। इफ यू, व्हेन आई से लिमिटेशंस, अगर आप अनीमिक हो, या अगर आपको लो बीपी, हाई बीपी की प्रॉब्लम, जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं विमेन में, थायराइड की इश्यूज है, कुछ भी है, या मेंस्ट्रुअल डेज जहाँ पीरियड्स वाले दिनों में आपको पेन होता है, आप इतना ही कर सकते हो, या हेवी चीज नहीं उठा सकते, जो भी आपके लिमिटेशंस है आपको पता होने चाहिए। आप अपने फैमिली मेंबर्स को क्लियरली बता के रखो। एंड डू नॉट हर्ट yourself by going out of the way, ignoring your pain, ignoring your health, and still doing it. It is normal कि आप अपने लोगों के लिए आप आउट ऑफ द वे जाके करना चाहोगे, बट डू मेक श्योर कि अगर आप हेल्दी नहीं रहोगे तो आप, अगर आपका हेल्थ इम्पैक्ट हो गया तो यू कैन ओनली डू सो मच। आप अगर 15 दिन ही हेल्दी हो महीने के और 15 दिन बीमार रह रहे हो, तो आप हेल्प नहीं कर रहे हो। यू हैव टू बी हेल्दी फॉर ऑल 30 days, ओनली देन आप उनकी हेल्प कर पा रहे हो। ओके, सो मेजर ये पॉइंट्स थे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, वील एड्रेस द क्वेश्चन एट द एंड। बाकी आफरीन, ओवर टू यू। थैंक यू डॉक्टर ब्यूटी। आई थिंक ये सेशन काफ़ी इंफॉर्मेटिव था, और मैं ऐसा लगता है, मैं आशा करती हूँ कि ये लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वो ये छोटी छोटी चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके थोड़ा चेंजेस ला सकते हैं, जिनसे उनको बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग सिचुएशन नहीं आएगी। नेक्स्ट मैं डॉक्टर श्रुति जो हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आके इस बारे में बात करें कि एक केयर गिवर की साइकोलॉजिकल नीड्स क्या होती हैं, लाइक वो किस फीलिंग्स के साथ वो गुजरते हैं। अगर आप एक फिजिकल बात करोगे जैसे डॉक्टर ब्यूटी ने किया, वैसे ही एक मेंटल वेलबींग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो श्रुति, ओवर टू यू, आप इस पे आगे बोल सकते हो। Good evening everyone, and Dr. Beauty, very good talk, thank you. बहुत सारे प्रैक्टिकल जो डिफिकल्टीज होता है, जिनको बहुत सारे डाउट्स होता है इसमें कि कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, ये सब लिखे रखेंगे तो सोचेंगे ना, इतना सब कुछ लिखे लिखे रखेंगे तो क्या फायदा।
वैसे भी सोच सकते हैं लोग। तो बहुत प्रैक्टिकल था आपके जो टिप्स जब आप बोल रहे थे, बहुत प्रैक्टिकल था, बहुत यूज भी कर सकते। तो वैसे ही आप फिजिकल वेलबीइंग से थोड़े से इमोशनल वेलबीइंग के जो जगह में आएंगे ना, तो हमें लंग कैंसर को छोड़ें, कैंसर को छोड़ें, बीमारी को भी छोड़ें, किसी ना किसी चेंज आपके हमारे लाइफ में होता है ना, कोई भी चेंज हमारे लाइफ में होता है, हमें इनसिक्योरिटीज आ जाता है। इनसिक्योरिटीज का हमें वी डोंट एक्सपेक्ट इट टू कम, हम पहचान नहीं पाते हैं जब आता है। सिर्फ हमारे दिमाग में ऐसा हो जाता है कि हम सेफ जगह पे नहीं है, क्या होने वाला है इसके बाद, कैसे हम संभालने वाले हैं। ये छोटी सी प्रश्नों हमारे मन में सिर्फ हाउस चेंज करने के लिए भी आ जा सकता है, बीमारी के छोड़े। और जब हमें कैंसर का जो डायग्नोसिस मिलता है डॉक्टर से या किसी न किसी वजह से हमें ये मिलता है, ये फैमिली के लिए बहुत शॉकिंग वाला न्यूज़ ही आ जाता है। ऐसे नहीं है कि अभी हम इसे नॉर्मल ट्रीट करें, है ना। वी डिडंट एक्सपेक्ट दिस टू कम, इवन इफ वी नो दैट सिम्टम्स वर देयर, सिम्टम्स होता था, थोड़ा हमें डाउट था भी, लेकिन वो डायग्नोसिस कंफर्म होने के समय, डॉक्टर के मुंह से वो उतारने के समय शॉक ही पड़ जाएगा। और वो शॉक सिर्फ हमारे लिए नहीं, पेशेंट को भी हो जाता है। और पेशेंट के मन में हमारे जो फैमिली लोग हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, पेरेंट हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, उनके मन में सिर्फ एक ही प्रश्न हो जाता है कि अभी से बीमार पड़ गए। और बीमारी का मतलब ये नहीं है कि उन्हें कुछ ना कुछ होने वाला है, बीमारी का ये अर्थ है कि वो डिपेंडेंट बन गए हैं, खुद का डिसीजंस वो नहीं ले पाते हैं। बोलते हैं ना, मेरी शरीर मैं जो कह रही हूँ वो सुन नहीं पाता है अभी से। माई बॉडी डजंट लिसन टू मी एनी मोर। जो कुछ बॉडी, शरीर जो डिसाइड करता है सिर्फ वही मैं कर पाता हूँ अभी से। वो जो बीमारी, वो सोच है ना, वही असली बीमारी है। असली बीमारी ये होता है कि हमें रेजिलियंस ना हो, हम बीमारी के धूप में पड़ गए हैं, है ना। तो केयरगिवर के हिसाब से होने पर बहुत सारे कंडीशंस हमारे मन में हो जाता है। एक है फाइनेंशियली कैसे इसे डील करें, क्योंकि ये आसानी का काम नहीं है, इतना सब कुछ हम प्लान नहीं कर पाते हैं, इंश्योरेंस भी जो है इतना सब कुछ कवर नहीं हो पाता है एक। और जो सब कुछ इंश्योरेंस में हो जाता है तो भी आना जाना, जो लॉजिस्टिक्स डिफिकल्टीज होता है ना, वो बहुत ज्यादा है इसमें। आना है, जाना है, 24/7 किसी का हेल्प चाहिए, कोई ना कोई घर में रहना ही चाहिए, और केयर भी करना चाहिए, सिर्फ रहना नहीं, केयर भी चेक करना चाहिए, उनके साथ कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो हमारे पेशेंट, हमारे केयर गिवर के माइंड में पेशेंट का हिसाब से नहीं, लेकिन लॉजिस्टिक्स जो है, मेडिसिन, दवाई देना है, ये करना है, वो करना है करके एक एक बढ़ते रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा होता है। तो लाइक डॉक्टर ब्यूटी सेड, हमारे जो लाइफ है केयर गिवर के रोल में रहने पर बहुत ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। हमारे दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए कि एक एक दिन में एक एक कर रही हूँ, ये नहीं हो पा रहा है तो नहीं हो पा रहा है, अगले दिन करेंगे, या कभी टाइम मिलता है उस समय करेंगे। तो वो हमारे मन में बहुत क्लियर होना चाहिए, पहली चीज वो है। दूसरा चीज ये है, कैंसर आने के बाद एक फैमिली में बच्चे की तरह सभी का ध्यान वो कैंसर में ही उड़ जाता है। सिर्फ कैंसर नहीं, कोई भी बीमारी है। जैसे बच्चे आते हैं हमारे घर में और सब कुछ हमारे घर में उस बच्चे की हिसाब से हो जाता है, जो भी हम बात करें, जो भी खरीद के लाएं, जो भी करें, बच्चे के हिसाब से होता है। वैसे ही हमारे घर में जब बीमारी आ जाता है, ये शॉकिंग वाली बीमारी जो आ जाता है, किसी भी कॉन्वर्जेशन उसी पर लौट आता है। कोई की कुछ भी जो भी हम करें, वॉट एवर चीज हम ट्राइंग टू डू, सब कुछ उसी पर ध्यान होता है। और हमें पता भी नहीं होता है कई बार, मैं पेशेंट से क्या बात करूं, अभी से मैं क्या बात करूं, कैन आई डिस्कस फाइनेंस विथ हिम, कैन आई टेल हिम दैट
चाहे वो बाप है हमारे, और अभी तक वो फाइनेंस वगैरह देखते रहते थे, उनको इसमें थोड़ा ध्यान रखे थे। अभी से मुझे मुझे पता नहीं है कि ये डिस्कस करूं या ना करूं, इस चीज के बारे में उनके साथ बात करूं या ना करूं। फैमिली की जो मैटर्स होता है, घर के अंदर जो होता है, उसके बारे में बात करूं या ना करूं, ये केयरगिवर का मन में होता है। और पेशेंट के मन में भी यही होता है, ये सब मैं मेरे साथ अभी से कोई भी शेयर नहीं करेगा क्या, क्योंकि अभी से मेरी लाइफ सिर्फ बीमारी पड़ गई। अभी से सिर्फ मेरी लाइफ में एक ही काम है, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ एज मच एज पॉसिबल, दैट्स ऑल माई ड्यूटीज आर। तो ये जो गैप होता है ना, उसको हम थोड़ा थोड़ा सा फिल करना पड़ेगा। और वो फिल करने का पहली, जो मैं कहती हूँ ऑल द टाइम, द बेस्ट थिंग टू डू एट दिस पॉइंट इन टाइम, टू लुक बैक अबाउट जो कुछ अचीवमेंट्स हमारे लाइफ में हम फैमिली, एज अ फैमिली हम संभाल के आए हैं। कितना सब मुश्किल समय को हम संभाल के ही आए हैं। कोई भी, किसी का भी लाइफ ऐसा नहीं है कि हम बहुत आसानी से आ गए। अभी दिस इज टाइम, ये शॉकिंग वाला न्यूज आने के बाद, थोड़ा बहुत एक्सेप्टेंस आने के बाद, ये टाइम है कि वो जो हम संभाल के आए हैं उसको थोड़ा दिखाना, ध्यान में रहना है वो। और वो हमारे पेशेंट को भी विश्वास देता है, हमें भी विश्वास देता है कि हम ये भी कर पाते हैं, ये भी कर सकते हैं, है ना। और वो विश्वास ही हमारे ट्रीटमेंट एडहियरेंस को भी बढ़ता है। यदि मैं सोच रही हूँ कि अभी ये कैंसर तो हो गया है और देयर इज नो क्योर अभी तक, तो मैं क्यों ट्रीटमेंट ले लूंगी, मैं क्यों इतना फ्रूट्स खाऊंगी, मैं क्यों इतना सब कुछ करूंगी, मैं क्यों मेडिटेशन करूंगी, मैं क्यों ब्रीदिंग एक्सरसाइज करूंगी, क्यों करना है ये सब, मैं ऐसा सोच में पड़ गई, तो ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। ट्रीटमेंट चालू होता है, लेकिन प्रोसीड नहीं होता है, एक स्टेप से एक स्टेप बढ़ता नहीं जाता है। तो ट्रीटमेंट एडहियरेंस के लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट वाली ये चीज है, थोड़ा बहुत हमारे मन में रेजिलियंस का जो है, हम किसी भी डिफिकल्टी को अभी तक संभाल के आए हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत बैठ के बात करना। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट वाली एक और चीज ये है, क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये सिर्फ केयरगिवर का नहीं, पेशेंट को भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट के हिसाब से सिर्फ वो पेशेंट मत, उसके लाइफ पेशेंट बीमारी में स्टॉप नहीं हो जाता है, उनको भी नीड्स होता है। उनसे आप जो कुछ आपको चाहिए सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ा जो स्ट्रेसफुल टॉपिक्स लाइक किसी का फैमिली इश्यूज है, इमोशनल टॉपिक्स है, मे बी हम वो अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन डेली जो हम करते हैं, डॉक्टर ने ये बोला है तो हम ये खाएंगे, आज मैं ये खाना बनाऊं क्या, वो वाली चीज, वो वाले कॉन्वर्सेशंस जो जो डेली होता था, उसे कंटिन्यू करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ में हम 6 डोमेन्स बोलते हैं। पहले जो है फिजिकली, दर्द है तो संभालो नहीं, दर्द है तो बोल दीजिए डॉक्टर से कि दर्द है, और संभालने वाला दर्द नहीं है वो। सभी को पता है यहाँ कि साइड इफेक्ट्स होता है कीमोथेरेपी की, लेकिन वैसा नहीं है कि साइड इफेक्ट्स ही लाइफ हो जाए। डॉक्टर के पास बोलना ही पड़ेगा, और डॉक्टर उनके लिए उस चीज के लिए भी कुछ ना कुछ करने का मौका हम डॉक्टर को भी देना है। हम नहीं बोलेंगे तो कोई नहीं बोल सकता है। तो फिजिकली जब डिस्कम्फर्ट हो जाता है, फिजिकली हमें दर्द है, तो बताना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमें उसे संभाल के रहना है, वैसा कुछ नहीं है। तो डेफिनेटली टॉक अबाउट योर पेन, टॉक अबाउट योर डिस्कम्फर्ट, नॉजिया है, वॉमिटिंग है, जो भी है उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी होता है। सेकेंडली जो बोलते हैं पॉजिटिव फीलिंग्स और मेमोरी, कंसंट्रेशन वगैरह। कंसंट्रेशन, मेमोरी जो कुछ है, इस समय में कीमोथेरेपी हमारे अंदर होने के समय में बहुत टायर्ड हो जाता है, और कंसंट्रेशन और मेमोरी थोड़ा कम हो जाता है। चाहे याद भी नहीं रहता है कि कौन केयरगिवर हो, क्योंकि वो उस स्टेज में नहीं है कि कोई को रिसीव कर सकते, क्योंकि इतना सब कुछ दवाई अंदर गुजर रहा है कि बाकी जो हो रहा है उसे
ध्यान नहीं है, मेमोरी प्रॉब्लम्स हो सकता है। थोड़ा बहुत जब भी हमें टाइम मिलता है अच्छे से एक बोर्ड बना के या चार्ट बना के उनसे उनके रूम में साफ साफ लिख के रखने की कोशिश कर दीजिए। अच्छे से उन्हें डिजिटल क्लॉक में AM PM करके टाइम उन्हें दिखाना है कभी भी, क्योंकि उन्हें when he sleeps and the patient wakes up, he knows what the time is, doesn't get confused whether it's morning or night, and he doesn't know whether he is waking up the next day or today. कैलेंडर जो कुछ उनके ओरिएंटेशन के लिए इम्पोर्टेंट है उसे रूम में अच्छे से रखना चाहिए। और बीमारी वाले के जो रूम होता है उसे साफ साफ रखने की कोशिश कर दीजिए। साफ साफ मतलब सिर्फ अच्छे बेडशीट लगा के वैसा नहीं, रूम को ब्राइट, मेक श्योर योर रूम्स आर स्मेल इज गुड, हाइजीनिकली इट्स गुड, क्योंकि वो जो एनवायरनमेंट है that tells how much he feels good or how the patient can feel better. तो घर अच्छा है, हमारे एनवायरनमेंट अच्छा है, तो हमें अच्छा मूड आने का पॉसिबिलिटी है। when I wake up and I see a lot of dirty clothes and all of that, हमें भी ऐसा होता है ना, चिड़चिड़ापन आ जाता है, इतना कुछ करना है क्या, वैसा हो जाता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बीमार होने वाली पेशेंट को याद ही नहीं है कि वो बीमारी है, खुद without even knowing they can just start walking और खुद कुछ ना कुछ काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं और फिर वो नहीं कर पाते हैं, उस समय याद आता है कि मैं बीमार पड़ गई। वैसा भी हो सकता है। तो जहां भी है ओरिएंटेशन को अच्छे से ध्यान में रखिए। ओरिएंटेशन का ये मतलब है उन्हें टाइम, प्लेस और पर्सन को अच्छे से रिकॉग्नाइज करना, कभी भी कहां पर भी है तो टाइम, प्लेस और पर्सन wherever he is or she is आइडेंटिफाई करने का चीज जो है उसे रखने की कोशिश कर दीजिए। और थोड़ा बहुत उनसे ये जो बोलते हैं ना क्रॉसवर्ड्स या कुछ ना कुछ मेमोरी गेम्स मतलब पुरानी वाले फोटोज दिखा के याद करना, इवेंट्स को याद करना, वो भी मेमोरी गेम ही है। तो वो सब करने पर थोड़ा बहुत मेमोरी को जो डिफिकल्टी है, कंसंट्रेशन में जो डिफिकल्टी है वो भी कम हो जाता है और अच्छे वाली मूड भी ज्यादा होता है क्योंकि हम मेमोरीज को रिफ्रेश कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा उन्हें एंगेज करके रखना बहुत जरूरी होता है इसमें, वरना तो हम बार बार बीमारी के बाद में ही पड़ जाएंगे। तो ये दो चीज फिजिकल और साइकोलॉजिकल के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंस। जब एक पेशेंट बन गए हैं उसके मतलब ये नहीं है कि उन्हें कुछ भी इंडिपेंडेंस नहीं है। फाइनेंशियली वो जान नहीं पाते, हमें पता है, यू नो, आई नो, एवरीबडी नोस कि वो बाहर जाके शॉपिंग नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनसे कुछ ना कुछ पैसा रखने की जो मौका हमें देना ही चाहिए क्योंकि वो इंडिपेंडेंट फील होते हैं, है ना। तो this level of independence financially, mobility wise, if the patient is not able to walk very properly, instead of holding the patient, bring a walking stick to the patient. वॉकिंग स्टिक रहे तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं खुद कर पाता हूँ। वैसा नहीं है कि सिर्फ इवन पानी लेने के लिए मैं और किसी से डिपेंड करता हूँ। तो जो भी है मोबिलिटी वाइज, मूवमेंट वाइज, जो उनके जो डेली का जो काम है, if the patient needs assistance ब्रश करने के लिए, बात करने के लिए, कुछ भी है, चेयर में रखा के अच्छे से उन्हें कुछ ना कुछ उन्हें करने, allow the person to do it by themselves. सब कुछ आप नहीं करने की कोशिश कर दीजिए, सब कुछ आपके हिसाब कर दीजिए, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सूट करें लेकिन खुद आप ही नहीं करें। पॉसिबल है तो उन्हें सुपरवाइज करें। तो दिस लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। खाने में पॉसिबल है तो वो खाने पर बहुत शक्ति नहीं है उनके हाथों में, तो अच्छे से एक न्यूज़पेपर लगाइए और उसमें प्लेट लगा के allow the person to eat by themselves. चाहे इतना भी डर्टी हो जाए तो न्यूज़पेपर को निकाल के वापस डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप क्लीन करना और एक काम हो जाएगा, है ना। तो आपके हेल्प चाहिए
लेकिन खुद आप उनके जो काम है उसे नहीं करना चाहिए। और वो जो लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस आप देते हैं, दैट गिव्स द पेशेंट कॉन्फिडेंस टू कम बैक एंड डू बेटर। सब कुछ आप ही करें, वो बहुत ऐसा लग जाएगा कि मैं क्यों हूं यहाँ पे, है ना। दिस इज वन इज, में पेशेंट से बहुत सारे समय हम लिसन करते हैं, पर्पस ही नहीं है मेरी लाइफ में अभी, सब कुछ हमारे बेटे बेटी सब सेटल्ड है, मुझे कुछ पर्पस ही नहीं है अभी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है। फाइनेंशियली जो है वो खुद कर पाते हैं, मेडिकली वो खुद कर पाते हैं, सिर्फ मैं यहीं पर बैठी रहती हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ। और वो वाला स्टेटमेंट बहुत पॉइजनस है हमारे दिमाग के लिए, है ना। पत्थर की जैसी लग गई हूँ वाला स्टेटमेंट्स, बहुत बीमारी, एक्चुअल बीमारी वो ही होता है, कैंसर के ज्यादा। तो याद में रखिए कि whatever is possible for the patient to do by themselves, उन्हें करने दीजिए। चाहे उन्हें हेल्प चाहिए तो सुपरवाइज कर दीजिए, साथ में रहिए भी, बट उन्हें करने की मौका दीजिए। और सॉरी, तो या सो उन्हें फोर्थ इम्पॉर्टेंट चीज ये होता है, और लास्ट चीज यही होता है कि उन्हें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऐसा नहीं है कि उन्हें कैंसर आने के बाद किसी से बात करना नहीं चाहिए। आप बोलते हैं डॉक्टर भी, ज्यादा के ज्यादा बात करेंगे तो सांस लेने में दिक्कत होता है तो कम बात कर दीजिए, वैसा सब बोल सकते हैं। लेकिन एज मच एज पॉसिबल, एटलीस्ट जब भी आप फैमिली मेंबर्स के साथ या क्लोज मेंबर्स के साथ जब बात कर रहे हैं, स्पीकर में डाल के उनके सामने बात करने की कोशिश कर दीजिए, है ना। तो ऐसा लगता है वैसा कि वो भी इंक्लूडेड है ये फैमिली में, वो भी नॉर्मल चीज में इंक्लूडेड होते हैं। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन का जो स्थिर है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है पेशेंट के पास। सिर्फ हम यही कर सकते हैं पेशेंट के लिए। हमें पता है कि ये अभी तक बहुत डेंजरस ही है, कैंसर जो आने वाले हैं इतना आसानी से हम संभालने वाला चीज नहीं है, हमें पता है वो। लेकिन the only way we can make it easy is to make the patient feel better. हमें सिर्फ एक ही गाइडेंस है, the only thing that makes us feel comfortable or feel good in the end is that चाहे जितने भी हो, मैंने इनको अच्छे से ख्याल रखा। Until the time he was in the bed, he was happy. और वो ही हमारे लिए सेटिस्फैक्शन है। सिर्फ हम उसके बारे में सोचेंगे ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और केयर गिवर के हिसाब से जो कुछ आपके लिए लगता है कि उनके साथ शेयर नहीं करना है, कि स्टेज ऑफ कैंसर करके या सिवियरिटी कितना दिन ऐसा हो सकता, आपको शेयर नहीं करना है तो नहीं कर दीजिए। वैसा नहीं है कि सब कुछ पेशेंट को पता चल रहा है। और खुद के लिए टाइम डेफिनेटली रखने की कोशिश कर दीजिए। खुद के टाइम डेफिनेटली हाफ घंटा या 1 घंटा किसी को सपोर्ट लेने की कोशिश कर दीजिए उस समय में। ऐसा हो सकता है कि हमें एक कंट्रोल वाली मन आ जाता है कि मैं करती हूँ तो अच्छी करती हूँ, और कोई करते हैं तो थोड़ा इधर उधर करते हैं, है ना। तो इसी के वजह से हम सब कुछ हम करने की कोशिश करते हैं, और वो वाले चीज हमारे मन में बहुत बर्डन हो जाता है, बहुत स्ट्रेस हो जाता है। डिफिकल्टी के समय में परेशान होने के इंस्टेड ऑफ बिकमिंग वरीड, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग टेंस्ड, हमें हेल्प लेना अच्छा होता है। परफेक्शन अभी नहीं चाहिए, करना है बस, कोई भी करें कैसे भी करें, करना है बस, वही हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट है। अच्छे से करें, परफेक्शनली करें, अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। सो किसी का हेल्प ले सकते हैं, फैमिली हो या नेबर हो, कोई भी का हेल्प ले सकते हैं, ले लीजिए, नो नहीं कह दीजिए। इसके वजह से, लाइक डॉक्टर ब्यूटी वाज सेइंग, इसके वजह से फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट आ जा सकता है।
रहने दो। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हमारे हेल्थ और उनके हेल्थ, और हेल्थ के पहले और कुछ भी नहीं होता है। तो फैमिली में इस हेल्प लेने के वजह से फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, आने दो, लेकिन हेल्प लेने की कोशिश कर लीजिए। किसी भी तरह की हेल्प आपको अच्छा होता है। जस्ट लाइक सुपरमार्केट में जो एक बोलते हैं कि मैं घर में आके डिलीवर कर दूं, ले लो बस। स्मॉल स्मॉल चीज भी आप कुछ भी हेल्प ले सकते हैं, ले लीजिए। आपके लिए, केयर गिवर के लिए वो बहुत टेंशन फ्री हो जाएगा। और पहले से ऑल द टाइम गिल्ट ट्रिप में जाने की जो हमारे मन में जो होता है उसे अवॉइड करने की कोशिश कर लीजिए। क्योंकि ऐसा हो जा सकता है कि हम चाहे कितना भी हम करें, पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं होता है, क्योंकि उनके लिए अभी डिफिकल्टी है, वो परेशानी में है, वो दर्द में है। तो हम कुछ भी करें उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। और हमारे एम भी सेटिस्फाई करना नहीं है। हमारे एम सिर्फ यही है, जो कुछ डॉक्टर ने कहा है, जो कुछ हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा है, उसे अच्छे से करना। वो करेंगे तो बस है, सिर्फ वो करेंगे तो हम 100% कर रहे हैं। गूगल में जाके कुछ ना कुछ सर्च करके करना सब नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल, राइट। अभी सिर्फ आप हमारे एक ही काम है, जो कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उसे करेंगे, अच्छे से करेंगे बस। वो पेशेंट के लिए समटाइम्स पेशेंट सेटिस्फाई हो सकता है, समटाइम्स पेशेंट सेटिस्फाई नहीं हो सकता है, चिड़चिड़ापन में हो सकता है, बोल सकता है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं मेरे लिए, कर सकता है, बोल सकते हैं। लेकिन उसमें गिल्ट ट्रिप में नहीं पड़ दीजिए। आपको जो क्लैरिटी आपके मन में जो होता है, सिर्फ वही हमारे लिए इस फेस को डील करने के लिए हेल्प करता है। तो बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि सिर्फ ये इम्पोर्टेंट चीज है, ये सब इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। और उसके वो आइडियोलॉजी से काम करने की कोशिश कर दीजिए। पेशेंट, सिर्फ एक आखिरी बात ये है कि पेशेंट और आप केयरगिवर जो है, उनके बीच में जो रिश्ता था, कैंसर के बाद आने वाली रिश्ता नहीं था। कैंसर के पहले जो रिश्ता था वही असली रिश्ता था, है ना। कैंसर के बाद आने वाली रिश्ता जो चिड़चिड़ापन में हो सकता है, जो एंगर में हो सकता है, जो परेशानी में हो सकता है, डिसअपॉइंटमेंट में हो सकता है, वो वो रिलेशनशिप के हिसाब नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। जो रिलेशनशिप, जो रिश्ता आपको उनके साथ पहले हुआ था, वो ही असली रिलेशनशिप था, और उसी के आप मन में रखने की कोशिश कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चंस है तो हम। थैंक यू डॉक्टर श्रुति। आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा इनलाइटनिंग था और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा। और बिकॉज साइकोलॉजिकली जैसे आपने बोला कि कैंसर बीमारी तो है, लेकिन आप कई सारी चीज़ें अपने ब्रेन से भी कंट्रोल कर सकते हो, अपने माइंड से भी कंट्रोल कर सकते हो। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर हमारे व्यूअर्स जो भी हैं उनको कोई क्वेश्चन है जो वो पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग साइकोलॉजिकल या फिजिकल नीड्स के बारे में या एनीथिंग रिलेटेड टू कैंसर, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने क्वेश्चंस अपने कमेंट बॉक्स में डाल दें। ओके, सो डॉक्टर श्रुति, लाइक 2-3 क्वेश्चन हैं जो मैं पूछना चाहूंगी पहले आपसे, फिर डॉक्टर ब्यूटी से। तो एक क्वेश्चन है लाइक कि माय फादर एंड मदर कीप्स फॉरगेटिंग मेनी थिंग्स एंड देन गेट्स फ्रस्ट्रेटेड। आई चेक्ड विद द डॉक्टर एंड ही टोल्ड इट कैन बी बिकॉज ऑफ द टैबलेट, हाउ कैन आई हेल्प देम? सो इस पे आप कुछ बताएंगी, क्योंकि यूजुअली लोग काफ़ी एंशियस होते हैं, जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनमें एंजाइटी लेवल काफ़ी हाई होता है, तो वो काफ़ी चिड़चिड़े हो जाते हैं और उनको थोड़ा मेमोरी लॉस का भी प्रॉब्लम होने लगता है। तो ये किसी टैबलेट या किसी मेडिकेशन या कीमो की वजह से होता है, या इसका क्या रूट कॉज होता है? हो सकता है कि ये कीमो की वजह से हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। कंसंट्रेशन, हमें ये भी पता है कि कई लोग के लिए व्हेन दे आर वर्किंग वेरी यंग कैंसर पेशेंट्स, हमें पता है कि वो जॉब भी छोड़ना पड़ेगा इसी की वजह से, क्योंकि वो पहले से पहले की तरह वो
कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, इतना सब कुछ याद में नहीं रह पाते हैं। लेकिन ये कीमोथेरेपी जो है ना, उस समय का जो है वो होने के बाद वो सारी कंडीशंस नॉर्मल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये इसके बाद ऐसा ही रहेगा, वैसा कुछ नहीं है। इसीलिए बोल रही थी कि ओरिएंटेशन हमें लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। टाइम और पर्सन और प्लेस हमें अच्छे से याद रख, जब हम उठते हैं, टाइम प्लेस पर्सन हमें पहचान पाते हैं, तो सब थोड़े थोड़े से हमारे याद में आएगा। ऐसा होता है कि हम टूर में हैं और व्हेन वी वेक अप वी आर लिटिल कंफ्यूज्ड कहाँ है करके, है ना। और जब हम होटल को रिकग्नाइज करते हैं, जब हम टाइम को रिकग्नाइज करते हैं, डेट को रिकग्नाइज करते हैं, उसके बाद हमें पता चलेगा हाँ तो इसके लिए ही है यहाँ पे। तो वो पहचानने का जो वक्त है वो ओरिएंटेशन से ही मिलता है। तो अच्छे से टाइम, डेट, प्लेस, पर्सन जो है, चाहे तो फैमिली फोटो उनके आसपास में रखने की कोशिश कर दीजिए, टाइम रखने की कोशिश कर दीजिए, प्लेस को वो सुधारने का जो पॉसिबिलिटी है वो कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा बहुत उनके याद में आ जाएगा। ये पहला है। दूसरा ये है कि उनके याद नहीं है कि whether he has taken lunch or not, उनके याद नहीं है कि दवाई लिया है या नहीं, है ना। तो उसे अच्छे से एक चार्ट लगा के टिक करने की शुरू कर दीजिए। चार्ट या बोर्ड में रख सकते हैं, जो भी आपको हो सकता है कर दीजिए कि इनके लिए एक दिन में एक एक काम है, मे बी 10 काम है, ब्रश करना, bathing, eating, दवाई, walking, maybe some exercise, some breathing exercise, जो भी उनके काम है, उनके प्लान जो है उसे एक टाइम टेबल बना के रखेंगे। तो लंच खाया या नहीं उन्हें पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि पूछने पर भी हमें होता है ना कि पूछना अच्छा समय है क्या नहीं, क्योंकि दूसरी पर्सन, द केयर गिवर, वो कोई मीटिंग में हो सकता है, वो कोई काम में हो सकता है, वो कोई भी चीज में पड़ गए होंगे, और इस समय मैं ये पूछूंगी तो वो भी चिड़चिड़ापन दिखा सकती है, राइट। सो ये कंफ्यूजन को थोड़ा वो अवॉइड करेगा और फ्रिक्शन को भी थोड़ा अवॉइड करेगा। पेशेंट को ये पहचान पाएंगे तो ये अच्छा होगा। तो वी कैन ट्राई दिस। एंड कंसंट्रेशन इंक्रीज होने के लिए थोड़ा बहुत क्रॉसवर्ड पजल्स हो सकता है, या तो बच्चे हैं तो उनके साथ जो पजल्स प्ले करना या फोटो लेके मेमोरी रेफ्रेश करना, सब दिमाग वाली काम है, तो वो सब हम कर सकते हैं। उन्हें कुकिंग वगैरह अच्छा आता है पेशेंट को, तो रेसिपीज यू कैन आस्क देम एंड डू so that they can recollect and say, right? So you can just make them think as much as possible. थैंक यू डॉक्टर श्रुति। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर ब्यूटी आपसे पूछना चाहूंगी। एक रिव्यूअर है हमारे, so they want to know, patient is always afraid whether the cancer will come back again, how do I convince him it will not? So जैसे मैंने बोला, like एक बार अगर आप रिकवर भी कर जाते हैं या रिकवरी के स्टेज पे होते हैं, बट दे आर ऑलवेज एंशियस कि मुझे फिर से ये कहीं रिकर ना हो जाए कैंसर। तो कैसे हम उनको ये जताएं कि नहीं, दे आर इन गुड स्पेस एंड उनका कैंसर दोबारा नहीं आएगा, बिकॉज वो रीअश्योरेंस उनको देना बहुत जरूरी होता है। तो डॉक्टर ब्यूटी आप इस पे कुछ बोलना चाहिए? श्योर। सी, इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम कि कैंसर वापस नहीं आएगा, बिकॉज देयर इज नो गारंटी, एंड यू शुड नेवर लाई टू अ पेशेंट। जितना ट्रांसपेरेंट आप रहेंगे उतना बेटर होगा फॉर द पेशेंट एज वेल एज फॉर योर ओन मेंटल हेल्थ। नहीं तो अगर आपने उनसे झूठ बोला, यू विल ऑलवेज बी इन फियर, if something comes up what will I tell, and what if that comes up, then exactly मतलब आप तब क्या करोगे, आप तब कैसे समझाओगे? तो वो ट्रस्ट ब्रेकिंग काइंड ऑफ सिचुएशन आ जाएगा। तो इससे बेटर है आप उनको ये बोलो कि इवन इफ वो वापस आता है, हम फिर से लड़ेंगे, मैं आपके साथ फिर से खड़ी रहूंगी या मैं आपके साथ फिर से खड़ा रहूंगा। अगर आया, अगर उन्होंने बोला कि क्या फायदा, डॉक्टर ने तो बोला कि चांस है वापस आ सकता है, तो मैं क्यों इतना मेहनत करूं या तुम क्यों इतना मेहनत करो, तो बोलो कि अगर हम अभी लड़ रहे हैं तो हम तब भी लड़ेंगे, मैं फिर भी आपके साथ खड़ा रहूंगा। सो आई थिंक दैट विल बी अ बेटर स्पिरिट
Shruti, maybe I invite you to add here. Just one pointer. बहुत सारे लोग एंजाइटी में इसीलिए पड़ गए होंगे क्योंकि वो फ्यूचर के बारे में देखते हैं, है ना. तो हम कैंसर को भी छोड़ लीजिए, हम व्हेन वी थिंक अबाउट द फ्यूचर हम एंजाइटी में है. हम पास्ट में पड़ गए होंगे तो हम डिप्रेशन में है. तो यही है. तो पास्ट में है तो डिप्रेशन में है, फ्यूचर में है तो एंजाइटी में है. तो अभी जो प्रेजेंट है उन्हें फोकस नहीं कर रहे हैं हमें, है ना. तो बहुत सारे लोग एंजाइटी में इसीलिए पड़ रहे होंगे क्योंकि वो कल जो आने वाला है उसके बारे में अभी सोच रहे हैं. पहले यही करना है कि लाइक डॉक्टर ब्यूटी वाज टेलिंग, रीअश्योरेंस करना है कि हम हैं यहाँ पे और कुछ भी है तो हम है होंगे ही है. ऐसा नहीं है कि हम आपको छोड़ के जाएंगे इसमें अकेले, है ना. तो जो भी करना है वो करेंगे, वो तो हो जाएगा. लेकिन अभी ये चीज हुआ है कि हम इतना दूर पहुंच गए हैं पहले वाले जो सेशन में लड़के, और अभी इसे हम खुशी मनाना है, अभी इसे सेलिब्रेट करना है. थोड़े बहुत हमारे नॉर्मल रूटीन पे हम आना है, राइट. कैंसर से सिर्फ कैंसर जाना हमारे लिए काफी नहीं है, उसके बाद हम लौटना है. हमारे जो नॉर्मल रूटीन था उस दिन 5 months और 6 months के पहले, उसको वापस लेके आना है. इफ आई वॉज वॉकिंग 3 kilometers आई शुड एटलीस्ट बी एबल टू अच्छे से सांस लेके 2 kilometers एटलीस्ट आई शुड बी एबल टू वॉक. वही रिकवरी है, राइट. सो रिकवरी के पाथ में जब है तो हम फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तो रिकवरी नहीं होता है. एग्जाम के बारे में सोच के पढ़ना नहीं करेंगे तो हम कैसे एग्जाम लिखेंगे, है ना. तो ये चीज को समझाना है, और ये चीज समझाने के समय ही हमें बहुत सारे लोग सेंटर पे आ जाता है. आई मीन दे कम टू द पॉइंट, दे कम टू द प्रेजेंट. आई थिंक द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है कि हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए. टेक वन स्टेप एट अ टाइम. There's another question that, this is our last question. Like patient wants my presence all the time and I get scared if I move anywhere even for an hour. It is difficult to me. How can I make him or her understand? So caregiver का सबसे बड़ा challenge क्या होता है कि patient इतना ज़्यादा dependent हो जाता है caregiver के ऊपर कि उसको वो हर time अपने साथ चाहिए होता है. बट एक केयर गिवर के लिए वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज उसकी अब दूसरी भी ड्यूटीज है, उसको जॉब पे जाना है, उसको अपनी सोशल लाइफ भी मेंटेन करनी है. तो उस सिचुएशन में केयर गिवर को कैसे डील करना चाहिए एक कैंसर पेशेंट के साथ, वो जानना. डॉक्टर श्रुति. या सो केयर गिवर का लाइफ जब इजी होता है तब पेशेंट का लाइफ सॉर्टेड है, राइट. पेशेंट का लाइफ में एक एक घंटा क्या करने वाले हैं हमें पता है तो केयर गिवर का लाइफ बहुत आसान हो जाता है. जब ये क्वेश्चन जब आता है कब हमें नहीं पता है 6 to 7 वो क्या करेंगे. The patient is awake, they don't have anything to do, so then I don't know what I can do without just being there, right. So if पेशेंट का लाइफ एक एक घंटे का सॉर्टेड है, ऐसा नहीं है कि हम टाइप टेबल बना के ऐसे फॉलो करो ऐसे स्केल लगा के नहीं बैठना है, लेकिन कुछ ना कुछ उनके लिए काम रहना चाहिए ना, कुछ ना कुछ, इंक्लूडिंग स्मॉल थिंग्स लाइक कोरिएंडर को कट करना, वो भी चीज है, वो भी काम है. और हमारे लिए ये 2 मिनट का काम है, उनके लिए ये आधा घंटे का काम है. और इफ यू जस्ट से ये करके दीजिए और मैं आधा घंटे में आऊंगी, प्रॉब्लम नहीं है. तो उनके लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज, जैसे ही हम बच्चे को ट्रीट करते हैं कुछ ना कुछ उनके देते हैं, असाइनमेंट देते ही रहते हैं ना, तो कुछ ना कुछ टू कीप देम ऑक्यूपाइड कुछ ना कुछ लगा के रहते हैं. वैसा नहीं करेंगे कि टीवी लगा के बैठो, वैसा नहीं कर रहे हैं बेबी को, बच्चे को ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो पेशेंट को क्यों. तो कुछ ना कुछ उनको वही क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी आता है, जीवन का जो स्थिर है, उनको भी पहचानना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. क्योंकि हमारे पेशेंट्स जो भी पेशेंट है, दे वर नॉट सिटिंग आइडल.
until now they were not sitting idle. They have brought this family to a great extent. They have been the pillar of this family at least for a very long period of time. So to be dummy is very difficult for them more than it is for you. तो जो भी उनके वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो भी हैप्पी होंगे और आप भी हैप्पी होंगे. तो कुछ ना कुछ चीज, कुछ ना कुछ काम, एक्टिविटी उनके लिए बना के रहिए. हाउस होल्ड में यू नो सम पीपल हैव दिस डिफिकल्टी कि ओल्ड एज में जो है उनको हाउस होल्ड में इन्वॉल्व करना में थोड़ा फ्रिक्शन होता है. तो उसमें फ्रिक्शन है तो थोड़ा ना काम ले लीजिए. न्यूज़पेपर पढ़ने की बोलिए कि सुडोकू करना या कुछ ना कुछ पजल करना, ड्रेसेस फोल्ड करके रखना, कुछ ना कुछ काम उनके लिए रखने की कोशिश करिए. पेशेंट का लाइफ सॉर्ट होता है तो केयरगिवर का लाइफ बहुत आसान हो जाएगा. थैंक यू डॉक्टर श्रुति. आई थिंक अभी हम अपने लास्ट चरण पे हैं. वी आर एट द एंड ऑफ द वेबिनार. सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबसे कि यू नो दे कैन जस्ट अपना फीडबैक दे कि हाउ वाज द वेबिनार, सो दैट हम आगे कुछ भी अगर ऐसा सेशन करते हैं तो उसमें हम और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं. थैंक यू सो मच ये वेबिनार अटेंड करने के लिए, और हम आशा करते हैं कि ये काफ़ी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा और काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा. बाकी अगर आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है तो आप हमारे हेल्थ कोच से डायरेक्टली बात कर सकते हैं. दे आर देयर एट योर सपोर्ट. आपको कुछ भी क्वेरी है सो आप उनसे बात करके अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं. और हम आशा करते हैं कि आने वाले टाइम में हम ऐसे और भी वेबिनार्स आप लोगों के लिए कंडक्ट करें जो आपकी लाइफ को थोड़ा सा आसान बना सके. ये हमारा थोड़ा सा सपोर्ट केयर गिवर्स के लिए, बिकॉज केयर गिवर जो काम कर रहे हैं कैंसर पेशेंट्स के लिए, उसमें ये हमारा छोटा सा योगदान है. थैंक यू ऑल. थैंक यू सो मच. विल कनेक्ट. थैंक